नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है 26th मेगा प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 20 सवाल हैं और वे सभी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से संबंधित हर जानकारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों से शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following chemicals is used in estimation of total hardness of water? A, ethylene diamine tetraacetic acid EDTA and erichrome black tea. B, FAS and ferroin indicator. C, silver nitrate या D, starch solution. तो FAS मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, ये COD के एस्टिमेशन में इस्तेमाल होता है और फेरोइन इंडिकेटर भी वहीं इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो क्लोराइड के एस्टिमेशन में इस्तेमाल होता है। स्टार्च सोल्यूशन जो होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन के एस्टिमेशन में इस्तेमाल होता है। पर ए जो ऑप्शन है EDTA और इरिक्रोम ब्लैक टी, ये टोटल हार्डनेस के एस्टिमेशन में इस्तेमाल होता है। EDTA टाइट्रेंट होता है और इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? ए, बैक्टीरिया दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, bacteria that can survive both in the presence and absence of oxygen, या none of the above। तो फैकल्टेटिव मतलब होता है दोनों तरह से एडजस्ट कर ले वो, ऑपर्चुनिस्ट। ठीक है। तो बैक्टीरिया दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है वो होता है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ही। तो सी जो ऑप्शन है, बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जैसी स्थिति वैसा अपने आप को वो ढाल लेता है, तो वो होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर्स इज द अमोनिया बफर सोल्यूशन यूज्ड? इनमें से कौन सा लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसमें अमोनिया बफर का इस्तेमाल होता है? टोटल हार्डनेस, डीओ एस्टिमेशन, सीओडी एस्टिमेशन या बीओडी एस्टिमेशन? तो इसका सही उत्तर होगा आंसर इज ए। इसमें अमोनिया बफर का इस्तेमाल होता है और वो पीएच को अप टू 10 रेज कर देता है। ठीक है। Question number 4. Silver nitrate is used as a titrant in which of the following estimations? Silver nitrate एक titrant की तरह इस्तेमाल होता है किसमें? Total chloride content of water, DO of water, calcium hardness of water या none of the above? तो DO में जो titrant होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, और कैल्शियम हार्डनेस ऑफ वाटर में जो टाइट्रेंट होता है वो दूसरा होता है। टोटल क्लोराइड कंटेंट में सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो डीओ में कुछ और। सिल्वर नाइट्रेट इज टोटल क्लोराइड कंटेंट। ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following ions are responsible for alkalinity in drinking water samples? तो alkalinity जो होती है ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में वो किन किन आयंस की वजह से होती है? ए, हाइड्रोक्साइड आयंस, बी, कार्बोनेट आयंस या सी, बाइकार्बोनेट्स या डी, ऑल ऑफ द अबव? इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हाइड्रोक्साइड्स हो, कार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स हो, सभी जिम्मेदार होते हैं एल्कलिनिटी के लिए। कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन होता है तो वो एल्कलिनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। क्वेश्चन 6, which of the following chemicals is used to determine the alkalinity of water sample? अब इनमें से कौन सा केमिकल है जिससे कि एल्कलिनिटी डिटरमाइन होती है? ए, 1 normal sulfuric acid and phenolphthalein dye, hydrochloric acid and erichrome black tea, sodium thiosulfate and starch indicator, none of the above। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं इस्तेमाल होता है और इरिक्रॉम ब्लैक टी तो टोटल हार्डनेस में इस्तेमाल होता है। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो डीओ के लिए होता है और स्टार्च इंडिकेटर भी वही इस्तेमाल होता है। तो 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर या फिनोल्फथलीन डाई इस्तेमाल होता है एल्कलिनिटी के टेस्टिंग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following tests is used to determine residual chlorine in a drinking water sample? तो ड्रिंकिंग वाटर सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट यूजिंग अ क्लोरोस्कोप, starch iodine test using sodium thiosulfate as titrant, DPD test or the N-diethyl P phenyldiamine test या D, all of the above? तो रेसिडियल क्लोरीन के लिए ये सभी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके पास रिसोर्सेज हो जो लैब में आपके उपयुक्त हो, इनमें से कोई भी टेस्ट आप कर सकते हैं रेसिडियल क्लोरीन के लिए। ठीक है। क्लोराइड आयंस के लिए नहीं। क्लोराइड आयंस के लिए फिर हम सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट करते हैं। ओके। क्वेश्चन 8, व्हाट इज क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर? अब वाटर में क्लोरीन डिमांड होती है वो क्या होती है?
A, amount of chlorine that needs to be added to a water sample so that free chlorine is just available in it after 30 minutes. तो 30 मिनट जो है वो कॉन्टैक्ट टाइम होता है, तो वो क्लोरीन जो कि पानी में डाला जाना चाहिए कि आधे घंटे बाद फ्री क्लोरीन उस पानी में थोड़ा सा जस्ट अवेलेबल हो, ठीक है, वो होता है क्लोरीन डिमांड. या फिर द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर और वेस्ट वाटर एंड द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन रिमेनिंग आफ्टर अ गिवन कॉन्टैक्ट टाइम. कि पानी में आपने क्लोरीन डाला तो कुछ क्लोरीन तो पानी में यूज अप हो जाता है, वो आपको टेस्ट में एनालिसिस में आएगा ही नहीं, पर रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है वो कुछ बचा हुआ क्लोरीन होता है. तो टोटल क्लोरीन एडेड टू वाटर माइनस रेसिडुअल क्लोरीन होता है जो क्लोरीन यूज अप हुआ, और वही क्लोरीन डिमांड होती है. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लीजिएगा. आंसर सी है, क्लोरीन डिमांड क्या होती है, क्योंकि इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. Question 9. Which of the following chemicals is not used in DO estimation? यहाँ एक important point होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में is used भी हो सकता था, not used भी हो सकता था. तो जो not word है उस पर स्ट्रेस कीजिएगा. अगर not लिखा है तो आपको कोई एक ढूंढना है. तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, yes, no, not. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है जिससे क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है. Which of the following chemicals is not used in DO estimation? जो नहीं इस्तेमाल होता है. सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल होता है एज टाइट्रेंट, स्टार्च इंडिकेटर भी इस्तेमाल होता है, और मैग्नस सल्फेट भी इस्तेमाल होता है. तो कौन सा नहीं इस्तेमाल होता है? सभी इस्तेमाल होते हैं. तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. नॉट यूज्ड में कोई भी नहीं है तो नन ऑफ द अबव. ठीक है. क्वेश्चन 10. Which of the following represents the chemical formula for alum? alum मतलब फिटकरी, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Dialuminium trisulfate and 18H2O, dialuminium trisulfate H2O, dialuminium trioxide silicate 18H2O. क्या होता है? ये नन ऑफ द अबव. सही उत्तर होगा ए, Al2SO4(3)18H2O. ये एलम का फॉर्मूला होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम और उसका सल्फेट होता है एलम, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल भी होता है. क्वेश्चन नंबर 11. What is breakpoint chlorination? Breakpoint chlorination क्या होता है? A. Breakpoint chlorination is a point at which enough free chlorine is added to break the molecular bonds, specifically the combined chlorine molecules, ammonia or nitrogen compounds. B. The point beyond which any excess chlorine left over will become the residual chlorine and is available as free chlorine. उस पॉइंट के ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन वो पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड आप कुछ भी क्लोरीन डाले हैं या डालेंगे या डाल रहे हैं तो वो एज फ्री क्लोरीन वाटर के सैंपल में अवेलेबल होगा. तीसरा है टोटल क्लोराइड एडेड, टोटल क्लोरीन एडेड माइनस क्लोरीन डिमांड. ये तीनों ही सही हैं. ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन की ये तीनों ही डेफिनेशंस मैंने देखी, इसलिए तीनों मैंने यहाँ डाली. डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो आपने क्लोरीन यहाँ से डालना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ तक कोई क्लोरीन पानी में ऑब्जर्व नहीं है, ना कोई क्लोरीन कंपाउंड है. तो क्या है ये? क्लोरीन डिस्ट्रॉयड बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड. तो क्लोरीन डिस्ट्रॉय हो गया. इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक्स एंड क्लोरामाइंस, जो भी अगर पानी में अमोनिया है तो उससे रिएक्ट करके क्लोरामाइंस यहाँ तक बने. उसके बाद थर्ड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकंड स्टेज था. अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? क्लोरो ऑर्गेनिक्स एंड एनी क्लोरामाइंस पार्टली डिस्ट्रॉयड, वो पार्टली डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे घट रहा है. और फिर क्लोरामाइंस और क्लोरो ऑर्गेनिक्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाता है, मिनिमल. और यही ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन है, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी क्लोरीन होता है या ऐड किया जाता है तो वो एज फ्री अवेलेबल रेसिडुअल क्लोरीन, फ्री क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन, जो भी आप कहें वो पानी में होगा. तो यही होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के. ठीक है, आंसर इज डी. अगला सवाल. Which of the following statements about the Nalgonda technique is not true? कौन सा सही नहीं है? This technique used for fluoride removal involves the addition of following chemicals in sequence. First, aluminium salt, lime, bleaching powder, followed by rapid mixing, then coagulation, sedimentation, filtration and disinfection. तो ये बात सही है. फ्लोराइड रिमूवल बेसिकली उसको प्रेसिपिटेट कराया जाता है फ्लोराइड को. तो उसमें आप एक लय में, एक सीक्वेंस में एल्यूमिनियम सॉल्ट, फिर लाइम, फिर ब्लीचिंग पाउडर ये डालते हैं, उसको मिक्स कराते हैं, फिर कोगुलेशन होता है और उसको सेडिमेंट कराते हैं ताकि वो कोगुलेंट्स जो फ्लॉक्स है जो बने होंगे मिक्सिंग से, कोगुलेंट के मिक्सिंग से, वो सेटल हो जाए. और उसके बाद उस पानी को फिल्टर करके और फिर डिसइंफेक्ट करके आप डिस्चार्ज कर सकते हैं.
ठीक है। बी, द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट added depends on the alkalinity and concentration of fluoride in the water under treatment. तो ये जो पॉइंट है बी, ये भी सही है, क्योंकि जो कितना एल्यूमिनियम सॉल्ट हम डालेंगे वो डिपेंड करेगा कि पानी कितना एल्कलाइन है और फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर फ्लोरीन ज्यादा है तो ज्यादा सॉल्ट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, द कॉमन एल्यूमिनियम सॉल्ट यूज्ड इन द प्रोसेस आर एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज एलम, or aluminum chloride. The salt is selected based on the level of sulfate and chloride concentration in the water under treatment, and this is done to avoid exceeding levels of these anions in water above the permissible level. तो एल्यूमिनियम का ही कोई सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस में, नालगोंडा टेक्निक में, पर एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल होगा या एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल होगा, ये तय करने से पहले पानी का सल्फेट और क्लोराइड लेवल जांच लिया जाता है। और अगर सल्फेट और क्लोराइड लेवल पहले से ही पानी में ज्यादा है, तो अगर सल्फेट लेवल ज्यादा है तो क्लोराइड का इस्तेमाल होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होगा, और अगर पानी में क्लोराइड का लेवल हाई है तो एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल होगा, उस तरह से, तो ताकि इन अनायंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पानी में परमिसिबल लिमिट से आगे न बढ़े। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नालगोंडा टेक्निक के बारे में मैंने कहा था मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर क्योंकि मैं वो नहीं बना पाई इसलिए मैंने ये डिटेल क्वेश्चन आपको दिया ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए, ठीक है। आंसर इज डी। आप तसल्ली से इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 13, which of the following statements about the lime soda process is true? कौन सा स्टेटमेंट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में सही है? ए, it is used for softening of water, ये बात सही है। B, a combination of lime and soda ash along with coagulant and flocculant chemicals is added to raw water to promote a precipitation reaction, ये बात भी सही है। लाइम और सोडा ऐश डाला जाता है ताकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो और जितना भी उसमें कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है वो सब सेटल डाउन हो जाए, इसलिए किया जाता है। सी, if the proper chemical control is maintained on lime feed, the calcium hardness may be reduced to 35 to 50%, 50 ppm। तो अगर प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस किया जाए तो जो कैल्शियम हार्डनेस है वो 35 टू 50 ppm तक लो आ जाता है पानी का। मतलब अगर किसी पानी का हार्डनेस 250 ppm है और उसको लाइम सोडा प्रोसेस किया जाए और ढंग से किया जाए तो उसका हार्डनेस 35 टू 50 ppm तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सभी बातें सही हैं, लेकिन इस प्रोसेस का एक ही डिमेरिट होता है, क्योंकि आपने प्रेसिपिटेट कराया है तो सारा जो कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो तो प्रेसिपिटेट हो ही रहे हैं, साथ में लाइम और सोडा जो आपने डाला है वो भी उस प्रेसिपिटेट में होगा, तो फिर उस प्रेसिपिटेट के डिस्पोजल का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम होता है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज एक्टिवेटेड कार्बन यूज्ड फॉर इन वाटर ट्रीटमेंट? तो वाटर ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड कार्बन किस लिए इस्तेमाल होता है? ए, फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ ओडर फ्रॉम वाटर, बी, रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट फ्रॉम वाटर, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो टेस्ट और ओडर और कलर सभी पानी से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये एक तरह का फिल्ट्रेशन टेक्निक है। एक्टिवेटेड कार्बन एक तरह का सॉलिड होता है और वो फिल्टर में भरा होता है, पानी को उस फिल्टर के थ्रू, उस कॉलम के थ्रू पास कराया जाता है, और इस प्रोसेस में अनवांटेड ओडर, टेस्ट, इवन कलर भी पानी से निकाल लिया जाता है वाया एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ठीक है। तो सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ ओडर एंड रिमूवल ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है। क्वेश्चन 15, पेट्रोल, नेफ्था, HSD, नेफ्था मतलब क्रूड ऑयल, HSD मतलब हाई स्पीड डीजल, caustic soda, alcohol, and compressed gases, for example, LPG, chemical manures, acid matches, etc., are transported in India mostly via। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली हैजरस सब्सटेंसेस है, क्योंकि या तो हाईली टॉक्सिक है या फिर इनफ्लेमेबल है, आग पकड़ लेते हैं, और इनको मोस्टली माल गाड़ियों से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, रेलवेज के थ्रू, कि रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, और इंडिया की सड़कें इतनी भी अच्छी नहीं है। रिवर स्ट्रीमर्स के थ्रू बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे भी बहुत थोड़ा ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, और मराइन शिप से वो आउट ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पर इनसाइड इंडिया करने के लिए, भारत के अंदर करने के लिए उसको जमीन के रास्ते से रेलवेज के मालगाड़ी से ले जाना पड़ता है। और ये एक वेबसाइट है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ, और थोड़ा सा, हाँ, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी has issued guidelines on the management of chemical disasters. These guidelines are directed
more towards the prevention and mitigation of their effects if these happen than on rescue and relief operations afterwards. Indian Railways has also been transporting chemicals and hazardous materials, for example, petroleum products, naphtha, caustic soda, alcohol, CNG, etc. These goods are carried either in the SLRs or in the parcel vans or in the goods wagon. Goods wagon matlab malgadi. Quantum and type of transportation of such hazardous material varies from railways to railways, and different zonal railways need to prepare themselves based on the type and extent of hazardous materials being handled and transported by them. ठीक है, तो ये है वेबसाइट जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। और आगे बढ़ते हैं। 16, व्हाट इज COP28? तो COP28 क्या है? The 28th Conference of the Parties, COP, to the United Nations Framework Convention. UN मतलब United Nations on Climate Change, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। B, Convention on Population Control. C, Conference on Population Control. या D, Chief of Police in India. सही उत्तर है A, the 28th Conference of the Parties, COP, to the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Question number 17. Where was COP28 held in the year 2023? तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो है वो 2023 में कहाँ हुआ था? यूएई, साउथ अफ्रीका, इंडिया या यूएसए? सही उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Question number 18. Which of the following statements is true about the loss and damage fund discussed at COP28? तो COP28 Conference of Parties में एक लॉस एंड डैमेज फंड की डिस्कशन हुआ था और वो पारित भी हो चुका है। किस बारे में है वो? A, a fund to pay for the loss and damages caused by climate-related disasters. B, this includes floods, droughts, hurricanes, and other extreme weather events. C, according to this agreement, wealthy economies must contribute to the fund to a level proportionate to their role in contributing to climate change. कि जितनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उन्होंने उतना ही क्लाइमेट चेंज को अगर हवा दी है, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आती हैं, फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन, इन सब के लिए एक फंड बनाया जाएगा और बड़े बड़े देश उनमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा किया है। और उस फंड से फिर ऐसे लोगों की और देशों की मदद हो सकेगी जिनके देश में ड्रॉट, हरिकेन, फ्लड या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था और ये करंट अफेयर्स है। इस स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि करंट अफेयर्स पे मैं कुछ करूं, तो मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चंस वहां भी डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19. Per the Paris Agreement, what is the goal to limit global rise in temperature to? तो पेरिस अग्रीमेंट के तहत ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर को कहां तक सीमित करने की बात कही गई है? क्या निश्चय किया गया है? क्या गोल सेट किया गया है? 1.5 डिग्री की जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, 1 डिग्री की 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना बढ़े, 0.5 डिग्री या नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है 1.5 डिग्री। पेरिस अग्रीमेंट के तहत हर देश को ऐसे उपाय करने हैं ताकि जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है वो किसी भी हाल में 1995 का जो लेवल था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि उसके बियॉन्ड बढ़ेगा तो तबाही हो जाएगी। क्वेश्चन 20. व्हेन वाज द पेरिस अग्रीमेंट साइंड? पेरिस अग्रीमेंट कब साइन किया गया था? 22 अप्रैल 1916, 22 मार्च 1916, 15th of May 2020 या डी, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ए, 22 of April 1916। 22 अप्रैल जो अर्थ डे होता है 1916 में पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया था, तो आंसर है ए। और ये जो आपको ये लिंक्स दिख रहे हैं ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आपको दूंगी, तो आप उसको प्लीज चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं RSPCB के, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जो मुझे अभी ही मिल पाए, तो इसलिए मैं अभी आपके पास ला रही हूँ। इनको एक बार देख लीजिएगा। और आज के लिए इजाजत, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।